एक कब्र, उस पर लगी सालों पुरानी तस्वीर और ठीक उसी कब्र के सामने खड़ी वही 19 साल का लड़का जो मर चुका था। 12 साल पुरानी एक बंद फाइल, रूम में खून से लथपथ पड़ी लाश और एक ऐसा झूठ जिसने एक हंसते खेलते परिवार को जीते जी नर्क बना दिया। जब वक्त खुद अपनी गलती सुधारने के लिए 12 साल बाद वापस उसे धरती पर ले आता है तो सामने आती है ऐसी कड़वी सच्चाई जो आपके होश उड़ा देंगी। एक ऐसी कहानी जहां वो लड़का मौत की सरहद लांघ कर वापस आता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि उसके पास समय बहुत कम है। क्या वक्त खत्म होने से पहले वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो बिना देरी के सीरीज ट्यूब हिंदी में आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये लड़का स्कूल की छत पर सोना बहुत पसंद करता था, लेकिन आज उसकी नींद कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। पूरे 12 साल की। आसमान में एक टूटता तारा चमका और धप वो अचानक जाग गया। उसने अपनी बॉडी स्ट्रेच की जैसे मानो एक मस्त झपकी से उठा हो। तभी कुछ स्टूडेंट्स छत पर उल्का पिंड देखने आए और उसे वहाँ देखकर हैरान रह गए। अरे, ये लड़का यहाँ अचानक कहाँ से आ गया? घबराकर वो लड़का जल्दी से अपनी क्लास की ओर भागा, लेकिन वो किसी को भी पहचान नहीं पा रहा। उसने सोचा शायद गलत क्लास में आ गया हूँ। तभी टीचर अंदर आए। वो उसकी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म देख चौंक उठी। उन्होंने पूछा, ये यूनिफॉर्म तुमने कहाँ से ली? और सिक्योरिटी बुलाने ही वाले थे कि वो लड़का तुरंत भाग गया। सीढ़ियों से उतरते समय उसने बिल्डिंग के इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर साल 2017 लिखा देखा। ये देखकर उसका दिमाग घूम गया, क्योंकि उसके मुताबिक अभी 2005 होना चाहिए था। अचानक उसे अपनी दादी और छोटे भाई बहनों की याद आ गई। घबराकर वो तेजी से अपने घर की ओर भागा। घर का दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसका परिवार खाने की मेज पर बैठा है। उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन कुछ ही पल में सब गायब हो गया। ये सब सिर्फ एक भ्रम था। दीवार पर लगी परिवार की फोटो भी बदल चुकी थी। अब वो पूरी तरह उलझन में था। बाहर निकलते ही एक मध्यम उम्र के आदमी से वो टकराया। उस आदमी ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश में अनजाने में उस आदमी को 5 मीटर दूर फेंक दिया। अपनी ऐसी ताकत देखकर वो खुद भी डर गया। जैसे ही वो उस आदमी के नीचे गिरी हुई चीजें समेटने में मदद कर रहा था, किसी ने अचानक उसके सर पर एक लोहे की पाइप मार दी। जब होश में आया तो वो अस्पताल में था। एक डॉक्टर उसके सिर पर पट्टी बांध रहा है और पास में एक पुलिस ऑफिसर उसे डांट रहा है। तुम स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर किसी के घर में चोरी करने गए थे? फिर पुलिस ने उसका नाम और जन्म तारीख पूछी। जवाब में नाम संग और जन्म 1987 बताया। पुलिस को यकीन नहीं हुआ। फिर थाने में उससे और पूछताछ की गई। वो बार बार कहता रहा कि उसका जन्म 14 जून 1987 को हुआ था। पुलिस वाले को वो झूठा लगा, क्योंकि आज भी 14 जून है। लेकिन जब कंप्यूटर पर रिकॉर्ड देखा तो जानकारी बिल्कुल सही निकली। बस एक बात अलग थी कि रिकॉर्ड में लिखा था ये लड़का 2005 में मर चुका है। कुछ क्लेरिकल एरर का शक के चलते पुलिस ऑफिसर उसे वहीं रुकने को कहकर अपने सीनियर के पास चेक करने गया। इसी बीच संग वॉशरूम में मुंह धोने गया और आईने में खुद को देख उसे झटका लगा। उसके माथे पर जो पुराने घाव का निशान हुआ करता था वो पूरी तरह गायब है। उलझन में वो वॉशरूम से बाहर आया और एक दूसरे पुलिस ऑफिसर होबांग से टकरा गया। दोनों एक पल के लिए रुक गए। जैसे ही सांग मुड़ा, उसका नाम देख उस ऑफिसर की आंखों को विश्वास नहीं हो रहा। वो इतना डर गया कि लगभग बेहोश ही हो गया था। दरअसल वो पुलिस ऑफिसर उसका क्लासमेट हुआ करता था। वो अविश्वास में सांग को अपने सामने नूडल्स खाते हुए घूरता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से भगवान का नाम लिया और सांग को छू कर देखने लगा। जब उसे महसूस हुआ कि वो सच में जिंदा है, कोई भूत नहीं, तब जाकर उसे राहत मिली। अब सांग ने अपनी गर्लफ्रेंड जुंग वुन के बारे में पूछा। वो कहाँ है, कैसी है? होबांग ने नजरें चुरा ली और धीरे से कहा, उनका कांटेक्ट टूट गया है, उसे नहीं पता। वो उसे सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसके बजाय उसने सावधानी से पूछा, तुम्हें उस दिन की कोई बात याद नहीं? तभी सांग की यादें लौटने लगी। सांग को याद आया कि उस दिन वो सुबह जल्दी उठा था। फिर परिवार के लिए उसने नाश्ता बनाया और अपने 4 छोटे भाई बहनों की देखभाल कर रहा था। वो खाना खाने बैठा ही था कि बाहर से जुंगवुन साइकिल की घंटी बजाकर उसे बुलाने आई। उस दिन दरअसल सुंग का जन्मदिन था, इसीलिए वो जल्दी से उसे विश करने आ गई थी। फिर दोनों नदी के किनारे साइकिल चलाते हुए हंसी मजाक और रेस करते रहते हैं। फिर सांग अपने छोटे भाई के लिए स्कूल में नाश्ता देने गया। तभी उसके क्लासमेट ने बताया कि उसके भाई को बुरी तरह पीटा गया है। संग दौड़कर मेडिकल रूम पहुंचा और उसे चोटों से भरा देख गुस्सा उसके भीतर उबलने लगा। उसने पूछा, ये किसने किया? लेकिन धन्यवाद देने की बजाय उसका भाई संग को ही इस मार के लिए दोषी ठहराता है। भाई की ऐसी बातें सुनकर
संग के मन में दुख और गुस्सा दोनों फीलिंग्स साथ उबलने लगी। तभी वही बदमाश क्योंगचल सामने आया और उसने उसे जोरदार मुक्का मारा। बाद में जंगवॉन ने उसे शांत किया। स्कूल के बाद अपने पार्ट टाइम काम खत्म कर जाते हुए संग ने जंगवॉन के लिए एक फोन कार्ड खरीदा, जो संग के लिए उसके छोटे भाई बहनों के साथ बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही थी। संग ने उसे कॉल किया। आज संग जल्दी घर आ रहा है, तो जंगवॉन ने उसे कहा कि आर्ट रूम से उसका बैग लेकर आए ताकि वो उसे थोड़ी देर और रोक सके। अब जब सुंग स्कूल रूम के आर्ट रूम गया तो उसे वहाँ बैग नहीं मिलता। फिर वो जैसे ही बाहर निकलने लगा तो उसे क्योंगचल फर्श पर खून में डूबा पड़ा मिला। उसने उसे उठाकर सहारा दिया और जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने के लिए दौड़ा। वो बहुत तेजी से ढलान की ओर नीचे भाग रहा था तो एक कार ने उसे एकाएक जोर से टक्कर मार दी और उसकी यादें वही खत्म हो गई थी। यादों के आए बाढ़ में उसे ये याद आया कि वो मर चुका था, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो यहाँ जिंदा कैसे है। रात भर सड़कों पर वो भटकता रहा। अब अगले दिन होबांग उसे एक कब्रिस्तान ले गया। वहाँ कब्र पर उसकी तस्वीर लगी थी, जिसे देख सांग बिल्कुल चुप हो गया। होबांग उसके पास खड़ा होकर बोला, दादी 3 साल पहले गुजर गई। हमने उन्हें तुम्हारे माँ बाबा के पास दफनाया। अब तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए। लेकिन वो सोच ही नहीं पा रहा था कि अगर वो मर चुका था तो यहाँ कैसे है। वो होबांग को पकड़कर उसे डेस्परेट होकर जवाब मांगने लगा। उसके इस तकलीफ, इस सदमे और चीखों से आसपास की सड़कें की लाइट एक एक कर फटने लगी। होबांग ने धीरे से कहा कि उसके भाई और बहन से भी कोई कांटेक्ट नहीं रहा, लेकिन उसे ये लगता है कि वो उसके एक और छोटे भाई चुल के काम की जगह जानता है। अब वो उसे एक नजदीकी गली में ले गया, जहाँ उसकी मुलाकात एक और पुरानी क्लासमेट से हो गई। वो तो उसे देख डर से चीख पड़ी और वही बेहोश हो गई। होबांग संग को तुरंत कार में लेकर गया और उसे स्कूल यूनिफॉर्म बदलने को कहा। अगर वो ऐसे ही घूमता रहा तो लोग उसे भूत समझकर डर जाएंगे। अब उन्होंने चोल को ढूंढ लिया, जो कि एक लोन शार्क के लिए काम करता है। संग ये देख सदमे में आ गया कि उसका कभी सीधा साधा और पढ़ाई में अच्छा भाई अब लोगों को बेरहमी से पीटकर वसूली कर रहा है। उसका दिल भर आया। इधर लोन शार्क का बॉस, जिसके बाल 2 रंगों में रंगे थे, चोल को जंगवॉन से कर्ज वसूलने का ऑर्डर देता है। चोल थोड़ा हिचकिचाकर डर के मारे चुपचाप खड़ा रहा। इस बीच सोंग भी जंगवान की खोज कर रहा था। तभी उसके कानों में तेज दर्द हुआ और अचानक मानो कोई सुपर पावर आ गई उसके अंदर। उसे दूर की आवाजें भी साफ साफ सुनाई देने लगी। उसे सुनाई दिया कि वही अजीब रंगों के बालों वाला बॉस चोल को जंगवान से वसूली न करने पर पीट रहा है। संग फौरन अंदर घुसा और चोल को वहाँ से भागने का मौका देता है। वो आदमी चोल का पीछा करने गया। सांग ने उसका रास्ता रोक लिया। अब जब वो आदमी सांग पर हमला करने गया तो उसने उसे ऐसा धक्का दिया कि वो लगभग दूर छिटक कर चला गया। इसके बाद बॉस का दोस्त भी अब बेसबॉल बैट लेकर आया, लेकिन वो भी उड़ता हुआ नीचे जा गिरा। अब आखिरकार सांग के सख्ती से पूछने पर उन्होंने झुककर जंगवॉन का पता दे दिया। अब संग वो पता लेकर बस से उसके घर की ओर निकल पड़ा। बस में एक अजनबी आदमी ने उससे पूछा, तुम यहाँ नए हो? उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे उसका घूरना अजीब सा एहसास हुआ। अब वो जंगवॉन के अपार्टमेंट पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है, पर कोई जवाब नहीं मिला। वो नीचे इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। बजाय वही रंगे बालों वाला आदमी और उसके गुंडे वहाँ पहुँच गए। आमतौर पर तो वो पिट जाते, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। उन्होंने सांग को आसानी से गिरा दिया। वो समझ नहीं पा रहे कि वो लड़ क्यों नहीं रहा। उस रात तेज बारिश होने लगी। जंगवॉन जब घर लौटी तो बारिश में किसी आदमी को गिरा हुआ देखा, और जब उसने उसका चेहरा देखा तो वो भी हैरान रह गई। वो सोंग को उठाकर अपने घर ले गई और उसे घूरती रहती है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, ये सच नहीं हो सकता, और सोचती है कि शायद वो सुनने या देखने में कोई गलती कर रही है। ये सब उसका भ्रम है। लेकिन सामने लेटा वो आदमी बिल्कुल सांग जैसा दिख रहा था। उसने खुद को चूटी काटी, पर ये तो सपना नहीं है। इसी उलझन में वो चुपचाप उसके घाव साफ कर बैंडेड लगाने लगी। अब जंगवॉन के मन में 12 साल पुरानी यादें तैरने लगी। बरसात का वही दिन वो फोटो स्टूडियो भाग कर गई थी और स्टूडियो के मालिक से संग की मुस्कुराती हुई तस्वीर दोबारा छापने की विनती कर रही थी। उस दिन संग का अंतिम संस्कार था और वो उसके गंभीर चेहरे वाली फोटो को अंतिम विदाई में नहीं देख सकती थी। उस दिन सब बहुत रोए थे। कल्पना से भी परे ऐसा असहनीय दर्द था। अब अगली सुबह जंगवॉन उठी और संग के पास एक नोट छोड़ा, जब जागोगे अस्पताल जाकर अपने घाव दिखा लेना। मगर उसके जाते ही संग के सारे घाव जादुई तरीके से पूरी तरह ठीक हो गए। उसकी त्वचा बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई चोट हुई ही ना हो। वो जागा और समझ नहीं पाया कि वो कहाँ है। उसने टेबल पर रखा वही नोट पढ़ा,
फिर अपना चेहरा और हाथ छूकर देखा, सब ठीक हो चुका था। अपनी इस नई रियलिटी को सोचकर उसे प्यास लगने लगी और किचन में उसने फ्रिज पर जुंगवॉन की तस्वीर लगी देखी। यह एहसास होने पे कि वो जुंगवॉन के घर में है, दिल में एक खुशी, एक गर्माहट भर गई। इसी बीच यहाँ होबांग सुंग के स्कूल यूनिफॉर्म दोस्तों को दिखाकर कह रहा है, ये सुंग के कपड़े हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो सच में वापस आया है। कपड़े देखकर दोस्तों के चेहरे बदलने लगे, वो भी उसकी बातों पर यकीन करने लगे थे। इधर जुंगवॉन चुपचाप बैठी है। क्या कल रात वो सांग ही था? वो बिना और एक पल गवाए जल्दी से अपने अपार्टमेंट वापस लौटी, लेकिन वहाँ जाकर उसने पाया कि सोंग वहाँ नहीं है। उसका दिल बैठ गया, वो थक कर सोफे पे गिर गई। तभी बाथरूम से संग बाहर आया मुस्कुराते हुए। जुंगवॉन अभी भी सन है, जैसे सपना देख रही हो। कैसे? वो धीरे से बोली। संग सिर खुजाते हुए बोला, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। फिर उसने उसे प्यार से देखा और पूछा, इन बीते सालों में तुम कैसी रही जब मैं नहीं था? उसी समय मकान मालिक कमरे में घुस आई और किराया ना देने पर उस पर चिल्लाने लगी। और कितना देर करोगी किराया देने में? कोई होश है? 3 महीने से किराया बकाया है। जुंगवॉन ने किसी तरह स्थिति संभाली, मगर सुंग चौंक कर पूछा, तुम ऐसे कैसे जी रही हो कि किराया भी नहीं भर पा रही? क्या तुम कर्ज में हो? आखिर क्या हुआ है तुम्हें? सुंग के इतने सारे सवालों पर जुंगवॉन कुछ नहीं बोल पाई। अब बाद में सुंग पार्क में अपने ही ख्यालों में खोया है, गुमसुम आसमान की ओर देखते हुए सोच रहा है। जिंदगी चलती रहती है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? क्या मैं भी ऐसा ही हो सकता था? दूसरी ओर जुंगवॉन अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर बेंच पर बैठकर बियर पी रही थी। तभी उसके रेस्टोरेंट का बॉस मिन वहाँ आया। वो उसकी इमेजिनरी बास्केटबॉल शॉट पर मजाक में तारीफ करते हुए पूछने लगा, तुम ठीक हो या नहीं? जुंगवॉन बोली, आज मेरा मन ठीक नहीं है। दरअसल मिन कई समय से उसके पीछे लगा है, वो उसे पसंद करता है। इस बीच पार्क से लौटते समय सुंग ने उन्हें साथ बातें करते देखा। उसे हल्की सी जलन महसूस हुई। अब अपार्टमेंट वापस आकर उसने जुंगवॉन से पहले इस तरह से सख्ती से बात करने के लिए माफी मांगी। मैं 12 साल से गायब था, इसलिए मुझे समझने की कोशिश करो। जुंगवॉन बोली, मैं कोशिश करूंगी, मुझे ही समझना चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर वो उसकी मौत का दोषी खुद को मानती है। उसे लगता है कि सुंग वापस इसीलिए आया है ताकि उसे दोष दे सके। दर्द से भरी वो बाहर भाग गई। उस रात वो नदी किनारे बैठकर सुंग की मौत की बातों को याद करने लगी। सबने यही सोचा था कि सुंग ने वहाँ कियोंगचोल को मारा है और फिर भागते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ है। ऐसे आरोपों और बदनामी का असर उसकी दादी और छोटे भाई बहनों पर भी बहुत बुरी तरह से पड़ा। इधर अपार्टमेंट में सुंग जुंगवॉन का इंतजार कर रहा है, पर जब वो वापस नहीं आई तो वो उसे ढूंढने निकल गया। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसके छोटे भाई चोल से हुई। चोल रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो और आप वापस चले जाओ। सुंग बोला, तुम एक गैंगस्टर कैसे बन गए? फिर चोल ने कहा, हमारा पूरा परिवार बिखर गया है, हम में से कोई भी अच्छी जिंदगी कैसे जी पाएगा? चोल की आवाज में गुस्सा और दर्द भरा था। फिर सुंग ने होबांग को फोन किया और पता चला कि कियोंगचोल की लाश आर्ट रूम में मिली थी। इसीलिए पुलिस ने ये मान लिया कि तुमने उसे मारकर भागने की कोशिश की और उसी दौरान तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है, मैं तो उसके लिए एम्बुलेंस बुलाने जा रहा था, तभी हादसा हुआ। सुंग के कहने पर होबांग बोला, मैं जानता हूँ तुमने नहीं किया, लेकिन दुनिया को यही लगता है। फिर सुंग ने पूछा, क्या जुंगवॉन भी यही सोचती है? होबांग ने एक सांस भरी और बोला, जुंगवॉन खुद को कसूरवार मानती है क्योंकि उसने तुम्हें आर्ट रूम जाने को कहा था और उसे लगता है कि तुम्हारी मौत की वजह वही है। इसी गिल्ट में उसने स्कूल छोड़ दिया, दोस्तों से दूरी बना ली और उसे थेरेपी की जरूरत पड़ी। बहुत बुरे समय से गुजरी है वो। और भी आगे उसने कहा, तुम्हारी दादी के मरने से पहले वो लंबे समय से अस्पताल में थी, उनका सारा इलाज जुंगवॉन ने ही करवाया था और उसके बाद से ही वो कर्ज में डूबती चली गई। ये सब सुनकर सुंग का दिल भर आया। वो सीधे उसके अपार्टमेंट पहुंचा और बोला, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं तुम्हारी वजह से नहीं मरा हूँ और ना मैंने कियोंगचोल को मारा है, मैं किसी को मार ही नहीं सकता, इसीलिए खुद को दोष देना बंद करो। जुंगवॉन फूट फूट कर रो पड़ी। उसके अंदर इतने सालों से जमा हुआ सारा दर्द और अपराध बोध बाहर निकल आया। उस शाम दोनों टीवी देखने बैठे, लेकिन जैसे ही सुंग ने टीवी ऑन किया, स्क्रीन धुंधली हो गई। जुंगवॉन को लगा शायद टीवी खराब हो गई है, लेकिन जैसे ही उसने रिमोट उठाया, स्क्रीन दोबारा साफ हो गई। वो समझ गई कि उसकी मौजूदगी ही इलेक्ट्रॉनिक चीजों को प्रभावित कर रही है। फिर उनकी नजर रबर बैंड से भरी एक कांच की बोतल पर पड़ी, जिसने उनके वो दिन याद दिला दिए जब जुंगवॉन ने उसे स्कूल बंक कर उसके साथ सियोल चलने को कहा था।
जुंगवुन अपनी माँ के अपार्टमेंट गई थी। वहाँ उसने देखा कि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। माँ को अपने नए परिवार के साथ खुश देखकर वो टूट गई। जब वो उनके सामने गई तो उसकी माँ घबरा गई और बोली, मैं तुम्हें नहीं जानती, और उसे चले जाने को कहा ताकि उसका दूसरा पति उसे ना देख ले। तभी उसके सौतेले बाप और भाई ने जुंगवुन को वहाँ देख पूछा, ये कौन है, क्या तुम उसे जानती हो? पर उसकी माँ ने पहचानने से साफ मना कर दिया और लिफ्ट पर चढ़ गई, पीछे अपनी बेटी को पराया कर। सुंग ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। बाद में जुंगवुन बोली, मुझे बियर पीना है, तो सुंग ने भी अपनी स्कूल जैकेट उतारी और दुकान में छुपकर बियर ली और भाग आया। बियर खत्म करने के बाद सुंग ने कैन के रबर का छल्ला उसकी उंगली में अंगूठी की तरह डाल दी। अब उधर दूसरी तरफ चोल बार बार खुद को थप्पड़ मारकर ये यकीन करने की कोशिश कर रहा है कि सुंग सच में लौट आया है। अब सुंग ने उसे लोन शार्क बॉस को बुलाने को कहा, जिसके लिए वो काम करता है। कुछ ही पल में उसने उसके रंग बिरंगे बालों वाले बॉस और उसके दोस्त को इतनी आसानी से पछाड़ा जैसे कोई धीमी चाल वाली टाइची मार्शल आर्ट्स कर रहा हो। दोनों खूब मार खा रहे हैं। बाहर चोल को करहाने और पटकने की आवाजें सुनाई तो दे रही, लेकिन वो देख नहीं पा रहा। इधर अंदर दोनों जमीन पर पड़े थे और सुंग को देखते ही घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांगने लगे। अब उसने अपने भाई चोल को अंदर बुलाकर उन्हें चेतावनी दी कि उसके भाई से दूर रहे। डर के मारे वो तुरंत मान गए। फिर वो चोल को पार्क ले गया और बोला, मैं हत्यारा नहीं हूँ। क्योंग चोल की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं था, मुझे फंसाया गया है। चोल ने कड़वाहट में कहा, भले ही ये सच हो, लेकिन अब क्या इसे बदला जा सकता है? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, और क्या लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे? मैं भी नहीं करता, कहकर वो जाने लगा। तब होबांग ने माहौल संभालते हुए कहा, चलो कुछ खा लेते हैं। खाते वक्त होबांग ने सुंग को एक फोन दिया और सुंग ने चोल से बाकी भाई बहनों का नंबर सेव कर देने को कहा। चोल बोला, मेरे पास किसी का नंबर नहीं है। छोटा भाई जून मेडिकल स्कूल जाने के बाद सबसे दूर हो गया और नूना योंगिन ग्रेजुएशन के बाद सियोल पैसे कमाने चली गई और सबसे छोटी बहन को एलिमेंट्री स्कूल के बाद अनाथालय भेज दिया गया था। ये सब सुनकर सुंग बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपने दूसरे भाई जून को ढूंढने का फैसला किया। वो अस्पताल में डायरेक्टर और उसकी बेटी के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी एक नर्स ने आकर बताया कि एक हाई स्कूल लड़का सुंग बाहर उसे मिलने आया है। डायरेक्टर की बेटी ने पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? लेकिन जून ने अपने ही बड़े भाई को देखकर कहा, मैं नहीं जानता इसे। इधर बाहर सुंग ने गुस्से में चिल्लाते हुए हंगामा शुरू कर दिया, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन तभी जून ने सिक्योरिटी बुला ली। सुंग की बस छूने भर से ही दोनों गार्ड उड़कर दूर गिर गए और तीसरा गार्ड ने बंदूक निकाल ली, पर उसने उसे भी आसानी से हटा दिया। अब जैसे ही वो जून के तरफ बढ़ा, उस दिन बस में मुलाकात हुआ वही रहस्यमय आदमी अचानक सामने आकर सुंग को दबोच कर जमीन पर गिराकर उसे घसीटते हुए बाहर ले आया और कई मीटर दूर फेंक दिया। उसने उसे चेतावनी दी, अपनी ताकत यूं लापरवाही से मत इस्तेमाल करो, वरना हम दोनों खतरे में पड़ जाएंगे, और इतना कहकर वहाँ से चला गया। इसी बीच होबांग का फोन आया और उसके फोन का स्क्रीन भी टीवी की तरह झलमिलाने लगा। उस शाम सुंग जुंगवॉन के रेस्टोरेंट के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। रेस्टोरेंट का बॉस मिन बाहर निकला, पीछे से जुंगवॉन भी निकली और सुंग को वहाँ देखकर मुस्कुरा उठी। उनके बीच एक बड़ा ही ऑकवर्ड सा इंट्रोडक्शन हुआ और फिर मिन वहाँ से चला गया। अब सुंग ने उसे ड्रिंक का पूछा। जुंगवॉन उसे परफेक्ट बियर का रेशियो समझाती है, जिसने यानी कि सुंग ने पहले कभी शराब नहीं पी थी। इसके बाद वो स्नैक्स लेने अंदर चली गई और जब वापस आई तो हैरान, बियर की बोतल खाली है। सुंग को नशा चढ़ गया। उसे अजीब हरकतें करते देख वो उसे अपने रूम ले आई। अब नशे में सुंग कहने लगा, आज मैं अपने दोनों भाई चोल और जून से मिला, लेकिन किसी ने भी मुझे वापस पाकर खुशी नहीं दिखाई। मुझे नहीं पता मैं क्यों यहाँ हूँ। उसका दिल टूट चुका है। खैर, अगली सुबह जब वो जागा तो खुद को अपने पुराने दोस्तों से घिरा पाया। बचपन के वही चेहरे जो हंसते हुए पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। बाद में वो होबांग को उस जगह ले गया जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था और बोला, जब मैंने क्योंग चियोल को खून से लथपथ पड़ा देखा तो मैं भाग कर आया, अपनी साइकिल उठाई और एम्बुलेंस बुलाने भागा, और तभी एक कार ने मुझे टक्कर मार दी। तब होबांग ने बताया कि वो कार असल में ताई के बाबा की थी, लेकिन उस वक्त वो गाड़ी खुद नहीं बल्कि एक हायर्ड ड्राइवर चला रहा था, जिसे बाद में दोषी ठहराया गया। इसके बाद ताई पूरी तरह से टूट गया था तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर। इतने में उसका भाई चोल भी वहाँ पहुँचा। असली कातिल को ढूंढने में वो अपने भाई की मदद करना चाहता है। उसने बताया कि उस हादसे की रात दादी और नूना अस्पताल गई थी। जुंगवॉन पुलिस के पास
और मैं सबसे छोटी बहन को लेकर घर पर ही रुका था। लेकिन भाई जून उस रात घर पर नहीं था, होबांग ने बीच में टोककर कहा। लेकिन जुंगवोन ने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा था कि सभी यानी कि जून भी घर पर ही था। उस रात सुंग रात भर सो नहीं पाता, बस चोल की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उस रात उसका भाई जून आखिर कहाँ था। इधर जुंगवोन पानी पीने उठी तो देखा कि सुंग अभी भी जाग रहा है। उसने पूछा, तुम सो क्यों नहीं रहे? सुंग ने कहा, बस कुछ सोच रहा था। फिर थोड़ा रुककर वो बोला, क्या उस हादसे वाली रात मेरे सारे भाई बहन घर पर थे? हाँ, सब थे सिवाय जून के। अब इसके अगले दिन वो एक मॉल में ताई से मिलता है, जो उसे उसकी बहन के पास ले जाने की बात करता है। वो वही काम करती है। सुंग ने देखा कि एक औरत उसके बालों को पकड़कर घसीटते हुए उसे उसके पति को फुसलाने का आरोप लगा रही होती है। अपनी छोटी बहन के बचपन को याद कर उसे इस तरह पब्लिक में बेइज्जत होता देख वो उनके बीच जाता ही है, लेकिन ताई ने उसे रोक दिया। इतने हंगामे में उसकी बहन यूनिन बेहोश हो गई। अब अस्पताल में होश आया और सामने सुंग को देखकर उसके आंसू बहने लगे। उसे लगा कि वो सपना देख रही है। अपनी बहन की हालत देख सुंग उस आदमी से माफी और मुआवजे की मांग करता है, लेकिन वो आदमी उसे बदतमीजी करने लगा। इससे पहले कि सुंग फिर से गुस्से में फूट पड़ता, वही रहस्यमयी आदमी उसे खींचकर बाहर ले आया। सुंग गुस्से में बोला, मैं ऐसे इंसान को यूं ही नहीं छोड़ सकता। उस आदमी ने पूछा, उसने तुम्हारी बहन के साथ क्या किया? अब वो सुंग को उसके कैफे ले गया, सारे कस्टमर को बाहर भेजा, दरवाजा बंद किया और दुकान के मालिक की ओर मुड़ा। चलो एक गेम खेलते हैं। उसकी एक नजर के इशारे से सारी बल्ब की रोशनी बुझ गई। फिर उसे हवा में उछालते हुए संग की ओर फेंका। संग ने भी घूमते हुए एक जोरदार किक मारी। उस आदमी को किसी गेंद की तरह यहाँ से वहाँ दोनों उछालते रहते हैं। और अब मुझे आपको कहना नहीं पड़ेगा कि योंगिन की सारी समस्याएं मिनटों में सॉल्व हो गई। अब सुंग उस रहस्यमयी आदमी के पीछे पीछे अस्पताल पहुंचा, जहाँ एक बूढ़ा मरीज बिस्तर पर लेटा था। वो आदमी कहता है, पिछली गर्मियों में जब मैं इस दुनिया में लौटा, मैंने अपने बेटे को महीनों तक ढूंढा। आखिर मैंने उसे इस हालत में पाया, 80 साल का बूढ़ा, बेहोश, सफेद बालों वाला। मैं बस ये जानना चाहता था उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या झेला, बस एक बार उससे बात कर पाऊं। इस बीच होबांग ने फोन कर संग और जुंगवोन को पुलिस स्टेशन बुलाया। असल में चोल गिरफ्तार है और वो कह रहा है कि उसे झूठा फंसाया गया है। पुलिस ने कहा उस घटना की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। सीसीटीवी सुनते ही होबांग को अचानक याद आया कि अरे, गाड़ी में डैश कैम भी तो होता है। बहुत समय पहले उसने मेमोरी कार्ड निकालकर ड्राइवर सीट के नीचे के मैट पे छुपाया था। यहाँ चोल दुखी होकर बोला, कोई उस पर विश्वास नहीं करता। सुंग ने उसके कंधा पकड़कर कहा, मैं करता हूँ। इधर होबांग कार्ड लेने गया, लेकिन उसे वहाँ कार्ड नहीं मिला। इसके बाद सुंग ने उसे दूर ले जाकर ठीक से वो जगह बताई। जब वो दोबारा गया तो अब की बार उसे मेमोरी कार्ड मिल जाती है। फुटेज में साफ दिख रहा था कि 2 गुंडों ने चोल को फंसाया था। उन्हें गिरफ्तार कर चोल को रिहा कर दिया गया। मुझे कहीं जाना है, कुछ बड़बड़ाते हुए चोल जल्दबाजी में निकल गया। अब जुंगवोन को भूख लगी है, वो नूडल्स खाने जाने लगे। रास्ते में उन्होंने एक छोटी लड़की को अकेले खड़े देखा। अरे, ये तो जोई है, पर वो यहाँ अकेली क्यों खड़ी है? दूसरी तरफ हड़बड़ाया हुआ चोल भागते हुए आया। दरअसल वो अपनी लापता बेटी को ढूंढ रहा था। उनकी प्रीस्कूल टीचर ने बताया कि पता नहीं वो कहाँ चली गई है। इधर जुंगवोन और सुंग उस बच्ची को भी रेस्टोरेंट ले गए। जब वो बाहर निकले तो जोई ने अपने बाबा को देख लिया। इधर चोल भी दौड़कर आया और अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। छोटी बच्ची को देखकर यहाँ सुंग सब समझ गया। अब चोल ने कहा, जोई का जन्म तब हुआ था जब वो 19 साल का था। उसकी माँ उसे 1 साल बाद छोड़कर चली गई। अब वो शहर के एक अनाथालय में रहती है। अब वापस लौटते समय अचानक सुंग के सीने में तेज दर्द उठा। जुंगवोन घबराकर उसका नाम पुकारती रही। उसी समय पास के कैफे में मिन अपने पिता से झगड़ रहा था, क्योंकि उसके बाबा ने उसके अंकल के अंतिम संस्कार में भी हिस्सा नहीं लिया, जिसके लिए वो 20 साल तक ड्राइवर रहे। पिता ने पलटकर कहा, क्या यही तरीका है अपने पिता से बात करने का? तुम्हारे पास कोई इज्जत नहीं। दोनों गुस्से में झगड़ते हुए निकल गए, लेकिन अभी भी उनके बीच मरे अंकल के बारे में ही बहस चालू है। यहाँ सोंग का दर्द अब धीरे धीरे कम हो गया। जुंगवोन ने चिंतित होकर पूछा, अभी क्या हुआ था? पर वो खुद भी नहीं जानता। खैर, अगले दिन मॉल में बहन योंगिन के काम की जगह सुंग की मुलाकात एक टीनेज लड़की से हुई, जो उसे जानी पहचानी लगी। उसने अचानक उसके गाल पर किस कर दिया। सुंग चौंक कर पीछे हटा। ये क्या था? तभी योंगिन उसी लड़की के साथ ऊपर इंतजार कर रहे भाई सोंग के पास आई।
और तब जाके पता चला कि वो उनकी सबसे छोटी बहन है, जिसे बचपन से ही सुंग से बहुत लगाव था। दरअसल ताई ने ही उसे सुंग के बारे में बताया था। अब बाद में उसी दिन सुंग ने सीधा जाकर जून से पूछा, हादसे वाली रात तुम कहाँ थे? तो जून गुस्से में बोला, आप खुद को मेरा बड़ा भाई क्यों समझते हो? हमारा तो खून का रिश्ता भी नहीं है। खून का रिश्ता नहीं है? ये सुनकर सुंग अंदर तक हिल गया। इधर दूसरी ओर हुबांग ताई और अपने बाकी दोस्तों को बता रहा है कि सुंग सच में निर्दोष है। उसने क्राइम डिपार्टमेंट में इसीलिए अप्लाई किया था ताकि वो सुंग का नाम क्लियर कर सके। अब यहाँ देखते हैं कि अस्पताल में उसे बूढ़े आदमी की हालत बहुत सीरियस है, फौरन ऑपरेशन करना होगा। लेकिन जून बिना किसी फैमिली मेंबर के दस्तखत के ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। बाहर खड़ा वही रहस्यमय आदमी अपने बेटे को धीरे धीरे मौत के करीब जाते हुए देख रहा है, पर अपनी पहचान बताने की हिम्मत वो कर नहीं पा रहा। कौन ही उस पर भला यकीन करता। अब वो सुंग से मिला, टूटे हुए आवाज में बोला, मैं उसका पिता हूँ लेकिन उसे बता नहीं सकता। वो रोते हुए कहने लगा, कहते हैं मर्द आसानी से नहीं रोते, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि वो अब तक असली पीड़ा तक नहीं पहुँचे। उस आदमी की बातें सुनकर सुंग को बड़ा बुरा लगा। अब वो जून से ऑपरेशन करने की विनती करता है। बदले में वो उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाएगा और उसे कभी भाई भी नहीं कहेगा। बस तुमसे इतनी गुजारिश कर रहा हूँ। लेकिन जून उसकी बात अनसुना कर चला गया। अगले दिन आश्चर्य की बात हुई। जून ने खुद ही उस बूढ़े आदमी का ऑपरेशन कर दिया। वो रहस्यमय आदमी बार बार झुककर उसका धन्यवाद करता है। आखिर में उस बूढ़े को होश आया। वो आदमी दौड़कर उसके पास गया। बाबा, ये सुनते ही उस रहस्यमय आदमी का चेहरा खिल उठा। अपने बेटे को सामने देख उसकी आंखें भर आई। बेहद खुश होकर उसने सुंग से कहा, उसने मुझे पहचान लिया, उसने मुझे बाबा कहा। इसके बाद उधर होबांग ने सुंग को बताया कि वो उस ड्राइवर से मिला था जिसने उस रात एक्सीडेंट किया था। सुंग थोड़ा सोच में पड़ गया कि अगर उस रात कार कोई और चला रहा होता तो। अब सुंग उसी रहस्यमय आदमी से मिलता है और अपनी इंद्रियों को जल्दी से विकसित करने की ट्रेनिंग मांगी ताकि वो अपने लोगों के लिए कुछ और ज्यादा कर सके। जिसके बाद उस आदमी के हार्ड ट्रेनिंग और सुंग के डिटर्मिनेशन की वजह से उसकी इंद्रियां असाधारण रूप से तेज हो गई, जैसे उसे भविष्य देखने की क्षमता मिल गई हो। सुंग ने उस आदमी से पूछा, आपको ऐसा तेज दर्द हुआ है? वो असल में तुम्हारी मौत से जुड़ा है। उस आदमी ने समझाया, जब तुम्हें ऐसा दर्द हो इसका मतलब है कि तुम्हारी मौत से जुड़ा कोई व्यक्ति तुम्हारे आसपास है। ये दर्द शुरू में सबसे तीखा होता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके बाद सुंग अपने भाई चोल से मिलने उसके काम की जगह पर आया, जहाँ एक बहुत ही रूड कस्टमर चोल को भला बुरा कह रहा है। उसके भाई को खूनी कहकर उसे नौकरी से निकाल देने के लिए चोल के मालिक को कहता है। अब चोल ने गुस्से में कुर्सी पटक दी। ठीक उसी समय सुंग वहाँ पहुँचा और उसने चोल को खूब डांटा, लेकिन चोल सच्चाई बता न पाने की झुंझलाहट में वहाँ से चला गया। अब एक बार फिर वो रहस्यमय आदमी ने सुंग से मिलकर बताया कि उसका बेटा अब नहीं रहा। सुंग को कोई शब्द नहीं मिल रहे, क्या कहे, मगर वो उसके साथ अस्पताल गया, एक पिता को उसके बेटे से आखिरी अलविदा कहने। दोनों बातें कर रहे हैं। आदमी ने कहा, मैं भी अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा हूँ। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रुक सकते। मुझे अब काफी समय हो गया है। तभी सुंग ने पूछा। उसने जवाब दिया, तुम भी जल्द ही वापस चले जाओगे। सुंग चौंक गया। कहाँ वापस? आदमी ने कहा, किसी को नहीं पता कि कब और कहाँ वापस जाना होता है। कुछ 1 महीने रहते हैं, कुछ आधा साल। हर किसी का समय अलग होता है। सुंग की आंखों में डर दिख रहा है। सिर्फ 1 महीना? हाँ, इसीलिए जो भी करना है अभी कर लो, देरी मत करो, वरना शायद मौका ना मिले। अब सुंग अस्पताल की लॉबी में सोच में डूबा था। तभी अचानक वही तेज असहनीय दर्द उसके सीने में उठा। उसे उस आदमी की बात याद आई। ये दर्द तब होता है जब उसके मौत से जुड़े लोग पास हो। उसी समय ताई के माँ बाबा अस्पताल के हेल्थ चेकअप सेंटर में आए थे। जैसे जैसे वो उस ओर बढ़ रहा है, दर्द भी बढ़ता जा रहा है। अब हेल्थ केयर सेंटर के रूम के दरवाजे के बाहर संग खड़ा है। वो अंदर जाकर उस आदमी को ढूंढ सकता था, लेकिन उसे याद आया कि उसने जुंगवॉन से आतिशबाजी देखने का वादा किया है। दर्द बढ़ता जा रहा है। जवाब उसके सामने थे, लेकिन उसने जुंगवॉन को चुना। दूसरी तरफ जुंगवॉन रेस्टोरेंट से बाहर निकली ही थी कि तभी एक सामने से एक बुजुर्ग महिला को काफी कष्ट से भारी लकड़ी का ठेला ले जाते हुए देख उसकी मदद करने को वो दौड़ी। तभी मिन ने आकर ठेला को रोका और नीचे पड़े रद्दी कागज जमीन से उठाने लगा। उसी वक्त अचानक एक कार आकर मिन को टक्कर मार देती है। जुंगवॉन घबरा गई और उसे फौरन अस्पताल ले गई।
इधर आतिशबाजी भी अब शुरू होने वाली है, पर वो जा नहीं सकी। यहाँ सुंग भागा भागा आतिशबाजी की जगह पहुँचा, लेकिन वहाँ जुंगवो नहीं थी और वो वहाँ अकेले ही बैठे आतिशबाजी देखता है। जब इधर मिन को होश आया तो उसने जुंगवुन से जाने को कहा, पर जब तक वो वहाँ पहुँची आतिशबाजी खत्म हो चुकी थी। उसने सुंग को इंतजार करते हुए देख उसे सारी बात बताई। इसके बाद दोनों साथ बैठते हैं, साथ में कॉटन कैंडी खाते, बातें करते और हंसते रहे। वापस अपार्टमेंट आकर दोनों किस करते हैं और आसपास चारों तरफ कमरे में पॉपकॉर्न उड़ रहे हैं। तभी अचानक अलार्म बजा। ओह, ये तो बस जुंगवुन का सपना था। उधर सुंग वापस अस्पताल आया है। अपने उस दर्द के सोर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो, मगर अब की बार उसे वहाँ कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर वो मॉल भी गया, पर वहाँ भी नहीं। लेकिन जैसे ही वो मॉल से बाहर निकला, अचानक पहले से भी तेज दर्द होने लगा। मतलब आरोपी वही है। वो आसपास देखने लगा, उसकी इंद्रियां एकदम सतर्क है। तभी दूर कार में बैठा ताई के बाबा उसे देख हक्का बक्का हो गए कि मरा संग जिंदा कैसे, और वो किसी को ढूंढ रहा है। जैसे जैसे उसकी कार दूर जाने लगी, सुंग का दर्द भी गायब होने लगा। अगली सुबह एक लीक हो रही पाइप ठीक करने के बाद संग अपनी बिल्डिंग के बाहर उसी रहस्यमय आदमी से मिला। उसी वक्त मकान मालिक वहाँ आई और किराया देरी होने पर चलाने लगी, लेकिन अचानक वो पैर फिसल कर गिरने वाली थी। तभी उस आदमी ने उसे पकड़ लिया। उसके छूते ही मकान मालिक का रवैया पूरी तरह बदल गया। वो उसकी ताकत की तारीफ करते हुए शर्म से लाल हो गई और किराया थोड़ा बाद में देने की बात पर मान गई। अब सुंग उस आदमी से पूछता है, मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ ताकि अपने परिवार की मदद कर सकूं। आदमी ने बताया, सालों पहले उसे एक विशाल जिनसेंग की जड़ मिली थी, लेकिन उसकी नाव हान नदी में पलट गई और सारे जड़ खो गए। जब इस दुनिया में वापस आया तो मैं फिर उसी जगह गया बिना किसी उम्मीद के, मगर मुझे वहाँ वो जड़ मिल गई। उसे बेचकर मैंने बहुत पैसे कमाए, इतना कि मैं अपने बेटे का इलाज करवा सका और अभी भी काफी बड़ी रकम बच गई है। उसने वो बचा हुआ सारा पैसा संग को दे दिया, जिससे संग ने जुंगवॉन का सारा कर्ज चुका दिया। शाम को जुंगवॉन खुशी से चमकते हुए बोली, जब से तुम आए हो मेरी किस्मत बदल गई है, शुक्रिया संग। अब वो उसे मूवी दिखाने लाई है, लेकिन बिना आईडी कार्ड के वो अंदर नहीं जा सकता। तो अब दोनों वापस अपार्टमेंट लौट आए। जुंगवॉन को पिछली रात का वो सपना याद आया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से उसे किस करने को झुकी। अब अगले दिन सुंग ने सब भाई बहनों को साथ डिनर के लिए बुलाया है, लेकिन यंगिन चोल के साथ डिनर करने को तैयार नहीं थी। उसने बताया, माँ ने मरने से पहले मुझे एक सोने की चेन दी थी, जिसे मैंने पैसों की कमी से कॉलेज ड्रॉप आउट होने पर भी ना बेचकर उसे संभाल कर रखा था, लेकिन चोल ने वो चुपके से बेच दी। फिर सुंग चोल के पास गया और उसे योंगिन से माफी मांगने को कहा, लेकिन चोल ने इनकार कर दिया। अब ये सब कुछ पुरानी बात है। खैर, इसके बाद संग अपने दोनों बहनों को रेस्टोरेंट लेकर आता है। थोड़ी देर बाद वहाँ चोल भी पहुँचा। उसने योंगिन को अपनी बैंक के पासबुक्स का ढेर देकर कहा, ये मेरे पिछले 3 सालों की थोड़ी बहुत सेविंग्स है, जिसे मैंने रोज थोड़ा थोड़ा बचाया था, ये सोचकर कि एक दिन तुम्हें सब दे दूंगा। पता है ये काफी नहीं, पर मुझे सच में पछतावा है। योंगिन कांपते आवाज में बोली, तुम जानते थे वो मेरे लिए माँ की आखिरी निशानी थी। चोल ने ऐसा करने का कारण बताया। जोई का जन्म उसी वक्त हुआ था और उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। दूध, दवाइयाँ, बिल, इन सब के कारण वो पूरी तरह से टूट गया था, इसीलिए उसने वो चेन बेच दी। मुझे माफ कर दो नूना। योंगिन कुछ देर चुप होकर सोचती रही। तभी अचानक एक छोटी बच्ची ने आवाज लगाई, आंटी केक काटो, आज योंगिन का जन्मदिन था। फिर उसने केक काटा, मोमबत्तियां बुझाई और धीरे धीरे चोल के प्रति उसकी नाराजगी पिघल गई। रात को संग और वही आदमी चुपचाप बस में बैठे थे, जैसे दोनों जानते हो कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। सुंग ने योंगवुन के लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया, लेकिन वो आगे बढ़ने को लेकर उलझन में था। उस आदमी ने उसकी परेशानी समझते हुए समझाया, भविष्य की चिंता छोड़कर आज को जीना चाहिए। अपने ही ख्यालों से अब सुंग बाहर निकला और कुछ कहने गया, तब तक वो आदमी गायब हो चुका था और सीट पर सिर्फ एक खाली कागज पड़ा है। इसके बाद सुंग अपने प्यार जुंगवुन से मिलने गया। उसे फिर से वही तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा हल्का, जैसे उसके पास अब बहुत ही कम मौके बचे हो। वो जल्दी से रेस्टोरेंट पहुंचा। शायद वही आदमी आया हो, पर एक कार के निकलते ही उसका दर्द भी गायब हो गया। एक और बार मौका चूक गया। अब उसने जुंगवुन से किचन असिस्टेंट की नौकरी के लिए पूछा, इसीलिए ताकि उस आदमी के दोबारा आने का इंतजार कर सके। जुंगवुन उसे मिन और शेफ के पास ले गई, लेकिन उसे तभी काम मिलेगा जब वो एक नया स्वादिष्ट डिश बना सकेगा। अब अगले दिन जुंगवुन को पास वाले कमरे से खटखट की आवाजें सुनाई दी।
उसने सोचा कि कोई नए पड़ोसी होंगे, लेकिन देखकर हैरान रह गई। वो तो होबांग था जो यही सुंग के साथ शिफ्ट हो गया है। अब नई डिश के लिए सुंग अपनी तेज स्वाद इंद्रिया और योंगवॉन की मदद से एक ऐसा पास्ता बनाया जिसने सभी को चौंका दिया। स्वाद लाजवाब था। उसका ये पास्ता डिश हिट रहा और उसे फाइनली नौकरी मिल गई। उस रात सेलिब्रेशन बनाने के लिए जुंगवॉन ने सुंग को एक नेकलेस दिया जो उसने 12 साल पहले उसके जन्मदिन पर खरीदा था। उसे पहनाते समय अचानक उसे छींक आ गई और गलती से उसके गाल पर किस हो गया। शर्माकर वो कमरे में भाग गई। इधर बाहर खड़ा संग को पूरा यकीन था कि उसकी मौत से जुड़ा वो आदमी रेस्टोरेंट वापस जरूर आएगा। उसे अपने भाई बहनों की इज्जत लौटाने के लिए किसी भी हाल में ढूंढना होगा, इससे पहले कि उसका समय खत्म हो जाए। अब यहाँ रेस्टोरेंट में उसका बनाया पास्ता बहुत ही फेमस हो गया है। कस्टमर प्लेटें साफ कर देते, लेकिन जुंगवॉन उदास थी। सब्जी काटते समय उसका हाथ भी कट गया। एक दिन उसने मिन को बताया, मैंने रेस्टोरेंट में अपने स्कूल के एक क्लासमेट को देखा जिससे मुझे अपने बॉयफ्रेंड की याद आ गई जो 12वीं कक्षा में कार हादसे में मारा गया था। और अब सुंग के वापस लौटने के बाद वो इतनी खुश है कि वो अपनी सारी पुरानी पीड़ा भूल गई है। अगर वो हादसा नहीं हुआ होता तो वो आज हम सब की तरह 31 साल का होता। शायद ताई और होबांग की तरह नौकरी करता, एक नॉर्मल जिंदगी जीता। वो अभी भी खुद को दोषी मानती थी और उसका सामना करना उसके लिए मुश्किल था। मिन ने उसे सांत्वना दी, हर किसी की किस्मत होती है, शायद ये संग की किस्मत थी, इसमें हम और क्या कर सकते हैं। अगली सुबह जुंगवॉन ने छोटी बहन को मैसेज किया, उसे तेज बुखार और चक्कर आ रहे हैं, दवाई ले आना। वो दवाई लेकर बिल्डिंग पहुंची, लेकिन जुंगवॉन के बजाय वो दवाई होबांग को दे आई, ये सोचकर कि सुंग उसकी बेहतर देखभाल कर पाएगा। उसने सुंग को जुंगवॉन के मन की बात बताई। गिल्ट और दुख के साथ सुंग उसके अपार्टमेंट गया और प्यार से उसकी देखभाल की। उसे बस आराम करने और ज्यादा ना सोचने के लिए कहा। शाम को जुंगवॉन उठकर बाहर हवा में टहलने निकली तो उसे सीढ़ियों पर सुंग को बैठा पाया। अब दोनों साथ ही टहलने लगे, जो कि एक बहुत ही रोमांटिक और नजदीकियों भरा पल था। अगले दिन सुंग उसे तस्वीरें खिंचवाने लेकर गया ताकि दोनों वो सारी यादें बना सके जो पहले नहीं बना पाए थे। कभी वसंत के फूलों से भरे बागीचे में, कभी गर्मी का माहौल बनाने के लिए फाउंटेन वाले पार्क में, कभी नकली पतझड़ के पत्ते, जैकेट और गर्म कॉफी कप के साथ परफेक्ट शॉट, और आखिर में एक इंडोर स्की में नकली बर्फ के साथ सर्दियों की रोमांटिक फोटो। वो पूरा दिन हंसी, प्यार और खूबसूरत पलों से भरा था। घर लौटकर सुंग बोला, ये तस्वीरें तुम फ्रिज पर लगा देना, और अपने अपार्टमेंट चला गया। यहाँ होबांग ने बताया कि एक बड़ा इवेंट इस हफ्ते मॉल में होने वाला है, जहाँ ताई के बाबा की कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉय वहाँ होंगे। सुंग को शक है, जरूर उसकी मौत से जुड़ा वो आदमी वहाँ हो सकता है। होबांग भी बोला, अगर वो वहाँ आया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अब सुंग ने भी तय किया कि आखिरी बार अपना लक आजमाया जाए, इससे पहले कि उसका दर्द पूरी तरह से गायब हो। लेकिन समस्या ये थी कि बस इनवाइटेड लोग ही जा सकते हैं। तभी उन्हें याद आया कि ताई के पिता चेयरमैन चा है, इसीलिए उन्होंने ताई से मदद मांगने का तय किया। इसके बाद होबांग आगे बोला, हर पार्टी और इवेंट्स में खाना तो चाहिए ही होता है। तो अब सुंग ताई से अपने रेस्टोरेंट के केटरिंग की बात रखता है। बस ताई का एक सिंपल फोन कॉल काफी था। अगले दिन शू शेफ ने तय किया कि 2 किचन असिस्टेंट ही जा सकते हैं, सुंग या जुंगवॉन। तो फैसला कैसे किया जाए? उन्होंने तय किया कि इसके लिए चिकन फाइट रखा जाए। इधर जीतने की जिद में संग ने पूरी ताकत लगाई और जुंगवॉन को नीचे गिरा दिया। वो गुस्से से उसे देखने लगी, नाराजगी साफ झलक रही थी। अब यहाँ रात में होबांग को 2 मुफ्त मूवी टिकट्स मिले हैं। उसने सुंग को चलने को कहा, लेकिन यहाँ जुंगवॉन ने उन्हें सुन लिया और उसने बता दिया कि आखिर उस फिल्म में खूनी पड़ोसी का बेटा निकलता है। बदला लेने का स्टाइल बड़ा ही प्यारा था। होबांग ने नाराज होकर टिकट फेंक दिया और कहा, अब देखने का क्या फायदा। अगले दिन से इवेंट शुरू हो गया और इधर सुंग को वही चुपता दर्द महसूस हुआ। वो तुरंत समझ गया और किसी बहाने वहाँ से निकलकर उस दर्द की मदद से उस आदमी को तलाशने लगा जिसने उसे मारा था। दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। अगर उसने ये मौका भी खो दिया तो शायद उसे कभी सच पता नहीं चलेगा। उस दर्द के पीछे पीछे वो एक वीआईपी कमरे तक पहुंचा। अंदर चेयरमैन चा चाय पी रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, दर्द तेज हो गया और तभी सुंग को एहसास हो गया कि उसकी मौत के जिम्मेदार यही चेयरमैन चा है। उसी समय 2 असिस्टेंट अंदर आए। सर, आपके स्पीच का समय हो गया है। मगर डर और घबराहट से कमरे से बाहर निकलते ही चेयरमैन चा बेहोश हो गए। होबांग को भी जब सच का पता चला तो वो हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि ताई के पिता ही संग की मौत के दोषी है। दोनों परेशान है कि अब क्या करे। ताई के बारे में सोचकर संग ने होबांग से उसे कुछ भी बताने को मना किया।
होबांग ने भी सर हिलाकर सहमति जताई और बोला, क्या उन्होंने तब भी सच नहीं कहा जब तुम उसके सामने थे? जब मैंने चेयरमैन चा से पूछा कि उन्होंने ड्राइवर हान पर इल्जाम क्यों लगाया, तो उन्होंने ये सब कुछ झूठ है कहकर मुझसे सबूत मांगा। सबूत ये सुनकर होबांग को एक बात याद आई कि शायद ड्राइवर हान की पत्नी को जानती हो। उस आदमी पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा है, ये चीज बहुत ही दर्दनाक है। इसी बीच वहाँ चोल भी दुर्घटना हुई जगह के पास बैनर लगाकर गवाहों की तलाश शुरू कर देता है। उसी शाम मिन अचानक सुंग को सी फूड खाने ले गया। उसने पहले ही रेस्टोरेंट पे फोन कर दिया था। वहाँ उनके लिए बहुत बड़ा और शानदार खाना लगा था और पता चला कि ये 10 लोगों की सीट मिल थी। तभी मिन को उसके आंटी का फोन आया, उसे टर्नल हाउस बुलाया है। रास्ते में उसने चोल का लगाया वो बैनर देखा। उसी साल उसे एक जरूरी फोन आ गया था और वो मृतक की फ्यूनरल में शामिल नहीं हो पाया था। अब लौटते वक्त उसे याद आया कि ड्राइवर हान ने जेल से निकलने के बाद उसे एक नीला रिबन देकर कहा था कि इसे पीड़ित के परिवार को दे देना। उसने वो रिबन संभाल कर रखा था, लेकिन अब वो इसे वापस कर सकता है। यही सोचकर उसने बैनर पर दिए गए नंबर पर कॉल किया। अब यहाँ रेस्टोरेंट में होबांग ने सुंग को बताया कि उसे एक कॉल आया है, शायद कोई हादसे का चश्मदीद गवाह है। अब मिन होबांग से मिलने पहुंचा। उसने पूछा, क्या वही गवाह है? मिन बोला, वो गवाह नहीं है, बल्कि वो उस आदमी का भतीजा है जिसने एक्सीडेंट किया था। तब होबांग ने बताया कि उसके अंकल जिम्मेदार नहीं थे, गाड़ी चेयरमैन चा की थी और उन्हें उसकी आंटी की गवाही चाहिए। मिन शॉक्ड हो गया क्योंकि वही उसका पिता है जिसने बचपन में उसे छोड़ दिया था। अब सुन ने वही नीला रिबन देखा जिसे वो 12 साल पहले युंगवॉन को देना चाहता था। अब जाकर इतने सालों बाद वो उसके पास आया है। जुंगवॉन भी ये देखकर भावुक हो गई। अब आखिर में सुंग चेयरमैन चा का सामना करता है। उसने कहा, ड्राइवर हान की पत्नी यहाँ आ रही है और अब आप सच छिपा नहीं सकते। सबको समझते हुए कि अब वो और बात छिपा नहीं सकता, चेयरमैन ने कबूल किया कि उसी ने सुंग को टक्कर मारी थी। सुंग ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन क्योंगचॉल को किसने मारा? वो तुम्हारा भाई जून था, चेयरमैन ने जवाब दिया। दरअसल सुंग की मौत के गिल्ट के कारण उसने ही जून के अपराध को छुपाया था। इतना ही नहीं, उसने जून की ट्यूशन और रहने का खर्च भी उठाया। बस इसी गिल्ट के कारण सुंग को चेयरमैन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा, तो उन्होंने सारे खर्चे के रिकॉर्ड्स दिखाए, जिससे साबित हुआ कि ये बात सच है। इसके बाद वो फौरन सीधा जून के ऑफिस पहुंचा और उसने पूछा, उस रात तुम कहाँ थे? जून ने जवाब नहीं दिया। सुंग ने फिर पूछा, क्या तुमने चेयरमैन चा से ट्यूशन और खर्च के पैसे लिए? जून ने हिचकिचाकर इनकार कर दिया, जिससे सुंग का शक और पक्का हो गया कि वही असली खूनी है। अब सुंग और होबांग को एक मिस्टीरियस कॉल मिला, जिसके पास 12 साल पुराने खून के बारे में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाद में पता चला कि वो क्योंगचॉल का बड़ा भाई है। उसने होबांग को बताया, उस दिन क्योंगचॉल को आर्ट टीचर का कॉल आया था, जबकि उसने कहा था कि वो टीचर को नहीं जानता और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसे क्यों मिलना चाहती है। चॉल का वो बैनर देख उसे शक हुआ कि जरूर कोई गड़बड़ है, इसीलिए उसने होबांग को कॉल किया था। अब जुंगवॉन को याद आया कि स्कूल में सिर्फ 2 ही आर्ट टीचर थे और क्योंगचॉल तो आर्ट स्टूडेंट भी नहीं था, फिर उसे आर्ट रूम में क्यों बुलाया गया? अगले दिन होबांग ने पहले टीचर से पूछा। उसने घबराकर क्योंगचॉल को पहचानने से इनकार कर दिया, मगर दूसरे टीचर ने माना कि उसने ही उसे बुलाया था, लेकिन सिर्फ उसे आर्ट रूम में सिगरेट छुपाने के लिए डांटना चाहती थी और उसने उसे आर्ट रूम में नहीं बल्कि उसे स्कूल के पीछे वाले गेट पर मिलने को कहा था। और उसे मिलने के बाद मैंने उसे एक लड़की के साथ स्कूल में जाते देखा था, जिसके दाहिने हाथ पर प्लास्टर था। जुंगवॉन को वो प्लास्टर लगा वाला लड़का याद आया। स्कूल ईयरबुक में उसकी फोटो मिली, नाम था डोंग सियोक। होबांग बोला, मैं उसे ढूंढूंगा क्योंकि वो इस मामले का प्राइम सस्पेक्ट या विटनेस हो सकता है। तभी सुंग को चेयरमैन चा की बात याद आई। असली हत्यारा जून है, तो फिर उन्होंने झूठ क्यों कहा था? वो क्या छिपा रहा है? अगले दिन होबांग ने बताया कि जिस मूर्ति से क्योंगचॉल की हत्या हुई थी, उस पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और दूसरा किसी अनजान आदमी का। डोंग सियोक ग्रेजुएशन के बाद कनाडा चला गया था, इसीलिए अब वही शक की नजर में है। उस दिन आर्ट गैलरी से निकलते समय जुंगवॉन ने डोंग सियोक को टैक्सी से उतरते देखा, तो उसने उसे आवाज दी और खुद का परिचय दिया। वो भी जुंगवॉन से मुस्कुरा कर मिला। जुंगवॉन बोली, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। उसने पूछा, क्यों? तब जुंगवॉन ने बताया, हमने आर्ट टीचर से बात की और उन्होंने कहा कि तुम्हें क्योंगचॉल के साथ उस रात स्कूल में देखा गया था, जिस रात वो मारा गया। क्या तुम्हें याद है तुम वहाँ क्यों थे? डोंग सियोक बोला, क्योंगचॉल ने कहा था कि वो ताई से आर्ट रूम में मिलना चाहता था और मुझे भी साथ आने के लिए कहा। तभी उसे एक जरूरी फोन कॉल आया और वो माफी मांगकर चला गया। जुंगवॉन जल्दी वापस आई
और सुंग को डोंगसियोक से मिलने के बारे में बताया। उस रात ताई से मिलने क्योंगचोल आर्ट रूम गया था। सुंग याद करता है, मगर चेयरमैन चा जून को दोषी ठहरा रहे थे, तो उन्होंने झूठ क्यों कहा और वो ऐसा क्या छुपा रहे हैं। अब यहाँ होबांग ने दोनों को कहा, जो दोनों फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनमें से दूसरा किसका है ये अभी तक पता नहीं चल पाया। और डोंगसियोक ग्रेजुएशन के बाद कनाडा चला गया था और फिर अमेरिका में रहने के कारण उसके कोरिया में एंट्री रिकॉर्ड्स नहीं मिले, जिससे होबांग को शक हुआ कि उसने नाम और नागरिकता बदल ली होगी। यहाँ सुंग के दिमाग में अभी भी चेयरमैन चा की बातें घूम रही है। अब उसने सीधा ताई से उस रात के बारे में पूछा तो उसने कहा, लंच ब्रेक में मैंने क्योंगचोल से जुंग को बुली करने से मना किया और कहा कि उसे अकेला छोड़ दो। बाद में क्योंगचोल ने मुझे आर्ट रूम बुलाया जहाँ उसने मुझ पर हमला किया। तब मैं उसे धक्का देकर भाग गया। मैंने उसे गिरते हुए नहीं देखा था, लेकिन एक जोर की आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कुछ जमीन से टकराया हो। मैं काफ़ी डर गया था। बाबा को फ़ोन किया और घर चला गया। और अगले दिन पुलिस ने कहा कि तुम कातिल हो। और उस वक्त ताई पुलिस को सच्चाई बताने का सोच ही रहा था, मगर उससे क्या होता, सुंग तो पहले ही मर चुका था। उसने सुंग से माफ़ी मांगी, मगर सुंग अपने ही दोस्त से विश्वासघात पाकर वहाँ से चला गया। अब रास्ते में सुंग ने डोंगसियोक को देखा। जुंगवॉन के बताए हुलिये से वो उसे पहचान गया। सुंग ने उसका पीछा किया, लेकिन डोंगसियोक अचानक कहीं गायब हो गया। सिक्योरिटी फुटेज में भी साफ दिख रहा था कि वो वही है। इधर होबांग ने सुना कि डोंगसियोक कनाडा और अमेरिका में रहता है और उसकी तो कोई एंट्री रिकॉर्ड्स भी नहीं मिले। जुंगवॉन ने सोचा, शायद डोंगसियोक उस दिन हमारी हुई बातचीत से गिल्टी फील किया होगा, इसी वजह से गैलरी आया हो। होबांग को गट फीलिंग है कि डोंगसियोक ही कातिल है, लेकिन जुंगवॉन ने पूछा कि वो कैसे जानता है कि मैं यहाँ गैलरी में काम करती हूँ। फिर सुंग ने ताई की कन्फेशन के बारे में कहा, अगर डोंगसियोक कातिल था तो ताई की स्थिति क्या रही होगी। उस वक्त होबांग ने देखा था कि क्योंगचोल के दाहिने चेहरे पर बाई मुट्ठी के मारने के चोट के निशान लगे थे और डोंगसियोक के दाहिने हाथ में प्लास्टर था। सारे सबूत डोंगसियोक की ओर इशारा कर रहे हैं। अब ताई ने होबांग को कॉल किया। वो पुलिस के सामने कन्फेस करने से पहले मिलना चाहता है, लेकिन बाद में सुंग ने उसे रोकते हुए डोंगसियोक के बारे में सब कुछ बताया। ताई कहता है, मैं क्योंगचोल को ढूंढते हुए आर्ट रूम जा रहा था। वहाँ मैंने डोंगसियोक को प्लास्टर वाले हाथ के साथ ऊपर जाते देखा। मेरी उससे बहस हुई, मैंने उसे धक्का दिया और भाग गया। जब मैंने वो आवाज़ सुनी तो मुझे लगा मूर्ति गिरकर उसे चोट लगी है। सुंग ने पूछा, क्या तुमने उसे अपने बाएं हाथ से मारा? नहीं, मैंने सिर्फ उसे धक्का दिया। फिर सुंग ने पूछा कि दोबारा आर्ट रूम लौटने से पहले तुम्हें कितनी देर हुई थी? ताई ने अंदाज़ा लगाया, शायद 5 से 10 मिनट। इस बीच होटल में बैठा डोंगसियोक उस रात की घटनाओं को अपने दिमाग में दोहराता है। अब अगली सुबह जुंगवॉन अपनी बैल्कनी पर पुराने सामानों के बॉक्स को छांट रही थी और तभी उसे एक कैमरा मिला जिसमें सुंग ने वीडियो बनाया था। जब तक तुम उसे देखोगी मैं शायद चला जाऊंगा। जुंगवॉन इससे आगे नहीं देख पाई। उसने कैमरा गिरा दिया, मानो उसके पैर जम गए हो। इतने में सुंग हंसते हुए अंदर आया। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, ये क्या है? वो सुंग के वापस जाने की बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और रोते हुए वहाँ से भाग गई। सुंग भी उसके पीछे दौड़ा। क्या तुम मुझे फिर से छोड़ रहे हो? कहते हुए वो रो पड़ी। बिना कुछ कहे मुझे छोड़ दोगे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे अकेले सब कुछ सहता छोड़। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उस रात उसने सुंग की बहन के घर रोते हुए बिताई। यहाँ सुंग शाम तक उसी की ही बैल्कनी में इंतजार करता रहा। सुबह शांत होकर जुंगवॉन ने सुंग को वो वीडियो दी जिसे उसने घर में बनाया था। वीडियो में उसने कहा, जब तुम इसे देखोगे इसका मतलब है कि मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत सोचा कि तुमने भी कितना दुख और कष्ट झेला है। तुम पर गुस्सा करने के लिए मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें फिर से देखना मेरे लिए एक चमत्कार और ऊपर वाले का आशीर्वाद था। भले ही तुम्हें वापस जाना पड़े, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गायब हो। तुम्हारी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहेगी। कुछ नहीं बदलेगा। मैं इन यादों को संजो कर रखना चाहती हूँ, इसे याद रखना चाहती हूँ। आखिर में जुंगवॉन ने सुंग के जाने की बात को स्वीकार कर लिया और बचे हुए दिन वो हंसी खुशी बिताना चाहती है। उस शाम तीनों दोस्त पार्क जाते हैं। होबांग ने पूछा, डोंगसियोक को तुम्हारे काम का कैसे पता चला? तब जुंगवॉन को एहसास हुआ कि उसने अपना कार्ड सिर्फ जोई की माँ यानी चोल को छोड़कर जाने वाली उसकी बीवी है जिसका नाम है नामयू, उसे दिया था। तीनों को शक है कि डोंगसियोक नामयू का वकील है जिसका चोल के साथ बच्ची का कस्टडी केस चल रहा है। अब उन्होंने जाकर चोल को डोंगसियोक के बारे में बताया। उन्हें उसके फिंगरप्रिंट्स की ज़रूरत है,
जिसे मूर्ति से मिले फिंगरप्रिंट से मिलाकर केस को फिर से रीओपन कर सके। जुंगवॉन ने अगले दिन नामयू से मिलने का फैसला किया। उसने उसे मैसेज किया कि वो डोंगसियोक से एक कैफे में मिल रही है। चोल भी उस कैफे गया और किसी तरह डोंगसियोक के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए, मगर डोंगसियोक ने उसे देख लिया। तभी नामयू के आने से उसका ध्यान भटक गया और जब वो दोबारा आया तो देखा चोल गायब है। शक सही निकला, वही प्राइम सस्पेक्ट है। वो जानते थे कि वो एयरपोर्ट पर ही मिलेगा और आखिर में उसे देश छोड़ने से पहले ही पकड़ लिया गया। जब उसे गुनाह कबूल करने को कहा गया तो वो साफ इनकार करते हुए सुंग पर क्योंगचुल के खून का आरोप लगाने लगा। तभी सुंग के सामने आते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। डोंगसियोक की गिरफ्तारी के साथ सच्चाई सामने आई और सुंग का नाम साफ हो गया। अब चेयरमैन चा ने सुंग से माफी मांगी। वो सबके सामने कन्फेस करना चाहता है, लेकिन सुंग ने उसे रोक लिया। वो अब और दर्द नहीं चाहता था और उम्मीद करता है कि चेयरमैन अपनी सारी जिंदगी अपराध बोध के साथ जिए और दूसरों की मदद करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। अब सब कुछ ठीक होने के बाद सुंग अपने सभी भाई बहनों को साथ एक ट्रिप पर ले गया। वो खुश थे, लेकिन साथ ही सुंग के चले जाने का ख्याल उनकी खुशी पर दुख की छाया डाल रहा था। आंसू बहाए गए, अलविदा कहीं नहीं गए, लेकिन महसूस किए गए। सुंग और जुंगवॉन ने हर पल को संजोया। बचे हुए समय दोनों ने एक साथ बिताए। एक आखिरी बार सभी दोस्त इकट्ठा हुए और एक तस्वीर जहां 12 साल बाद उनके चेहरे पर सच्ची खुशी झलक रही थी, जो उनके बचपन की याद दिला रही थी, जैसे वो स्कूल में खुश हुआ करते थे। अब एक दिन जैसे सुंग ने जुंगवॉन की उंगली में अंगूठी डाली, उसका शरीर धुंधला होने लगा और वो पारदर्शी बनने लगा। दोनों जान गए कि यही उनकी आखिरी मुलाकात है। वे एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहे, उस आखिरी पल को जिया। कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था एक दूसरे को। फिर वे एक दूसरे से मुड़ गए। ये उनके प्यार का आखिरी शांत इजहार था। जब जुंगवॉन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब हो चुका था। आसमान में एक सफ़ेद रोशनी उभरी और फिर धीरे धीरे मिट गई। जुंगवॉन के आंसू उसके चेहरे पर बहते रहे। इस पिछड़ाव को पूरे 1 साल बीत गए। सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन सुंग की यादें सबके दिलों में बनी रही। जुंगवॉन उसी पेड़ के पास गई जहां उन्होंने आखिरी बार अलविदा कहा था। हल्की हवा चली और पत्ते सरसराने लगे। उसने मुड़कर देखा, वो वहीं खड़ा था, एक मुस्कान के साथ। उसने उसका हाथ थामा और दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी भी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कोरियन ड्रामा रीयूनाइटेड वर्ल्ड्स की एक ऐसी कहानी जिसने हमें हंसाया, रुलाया और प्यार की असली गहराई को महसूस कराया। जिंदगी में वक्त का खत्म होना अंत नहीं होता। अंत तब होता है जब यादें मिट जाती है। 12 साल बाद वापस आया सुंग। शायद हमें ये सिखाने आया था कि हर पल को पूरी शिद्दत से जियो, क्योंकि कल का किसी को नहीं पता। उस पेड़ के नीचे बहती हवा आज भी गवाही देती है कि जब प्यार सच्चा हो तो मौत भी सिर्फ एक अलविदा है, हमेशा के लिए बिछड़ना नहीं। भले ही सुंग उस सफ़ेद रोशनी में गायब हो गया, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गया बेगुनाही का सच, एक जुड़ा हुआ परिवार और एक ऐसा एहसास जो वक्त से भी परे है। क्योंकि कुछ प्यार सिर्फ एक जिंदगी तक सीमित नहीं होते, वे हवा की सरसराहट बनकर हमेशा अपनों के पास ही रहते हैं। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सीरीज ट्यूब हिंदी को सब्सक्राइब कर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ अगले एक और नई कहानी में। बाय बाय, टेक केयर।